हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं खनिज पदार्थ व प्रकार, वितरण, महत्व एवं उनका संरक्षण। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि खनिज पदार्थ क्या होते हैं। तो पृथ्वी के भूतल में बहुत गहराई पर जो पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। कहीं कहीं पर भूमि के कटाव के कारण ये आसानी से पृथ्वी के ऊपर ही उपलब्ध हो जाते हैं। अब खनिज पदार्थ का तात्पर्य ऐसी धातुओं से है जो हमारे लिए कारखाने, जहाज, मकानों में सरिया, वेंटिलेशन आदि उपयोग में आते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज पदार्थ को प्रकृति ने धरती के बहुत नीचे भूमि में क्या इकट्ठा कर रखा है। तो ये क्या हम चट्टानों को या पृथ्वी के नीचे बहुत खुदाई करने पर ये हमें पदार्थ मिलते हैं और निकाले जाते हैं। अब देखिए, आधुनिक उद्योग उन्नति का आधार, आधुनिक यानी आज के समय उन्नति का आधार क्या है, खनिज पदार्थ है। अगर खनिज पदार्थ नहीं होते तो कारखानों में लगी मशीनें, पानी पर तैरते हुए जहाज, परिवहन के साधन और हमारे दैनिक उपयोग में आने वाले जैसे ये कुर्सी, पलंग, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, खनिज पदार्थ से प्राप्त होते हैं। तो खनिज पदार्थों को दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 हम देखते हैं धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज क्या होते हैं कि ये खनिज पदार्थ जिसमें धातु, वो खनिज पदार्थ जिसमें धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे कि लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, बेरिल, क्रोमोमाइट आदि क्या है, लोही धातु हैं। इनमें खनिज पदार्थ क्या है, अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है। अलोही धातुएं यानी इनमें लोहा की मात्रा नहीं होती, जैसे कि, लेकिन वो भी खनिज पदार्थ होते हैं। जैसे कि तांबा, चांदी, सोना, सीसा, टिन, जस्ता, बॉक्साइट आदि। ये कैसे खनिज पदार्थ हैं, अलोही खनिज पदार्थ हैं। देश के औद्योगिक विकास का आधार विभिन्न प्रकार के क्या हैं, खनिज पदार्थ हैं। यदि मानव समाज के पास धातु नहीं होती तो आज वो ज़्यादा उन्नति नहीं करता। वे प्राचीन समय में जब मनुष्य को खनिज पदार्थ का ज्ञान नहीं था तो वो अपने बचाव के लिए, अपने उपयोग के लिए पत्थर या कठोर चीज़ का उपयोग करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे लोहा, कोयला आदि का क्या ज्ञान होता गया और उसका उपयोग कैसे करना उसके बारे में पता होता गया। तो धीरे धीरे इनका उपयोग करते हुए अपने जीवन को सरल बनाते चले गए। जैसे लोहा का ज्ञान हुआ उन्हें, तो लोहा से उनने पहिया बनाया। पहिए में मतलब गाड़ी वगैरह बनाने के लिए पहिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए परिवहन के साधन से उसका लोहे का उपयोग किया। तो उनसे उनकी ज़िंदगी है ना क्या सरल होती चली गई। और धीरे धीरे आज के समय में हमें कई प्रकार के, नाना प्रकार के खनिज पदार्थों का ज्ञान है, इससे हमें उनका उपयोग भी करते हैं। अब देखते हैं कि खनिज पदार्थ, अब मैंने आपको खनिज पदार्थ के बारे में बता दिया, उसके प्रकार देखते हैं। खनिज पदार्थ के प्रकार, जैसे कि मैंने आपको बताया था, खनिज प्रकार दो भागों में बांटा गया है। एक धात्विक खनिज के बारे में बता दिया। इसमें क्या होता है, धात्विक खनिज में वे खनिज पदार्थ जिसमें धातु पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। तो लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मैग्नीज, क्रोमोमाइट, टंगस्टन, बेरिल आदि में लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है फिर भी वो खनिज पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सोना, चांदी, टीन, जस्ता, बॉक्साइट आदि। अब हम देखते हैं अधात्विक खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ तो है लेकिन वो धात्विक नहीं है, धातु नहीं है। जैसे कि ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती, जैसे कि हीरा धातु नहीं है लेकिन वो भी एक प्रकार का क्या है, खनिज पदार्थ है। हीरा, अभ्रक, कोयला, नमक, जिप्सा, चूने का पत्थर, ये भी खनिज पदार्थ हैं। लेकिन ये कैसे खनिज पदार्थ हैं, अधात्विक खनिज पदार्थ हैं। भारत में खनिज संपदा का सुरक्षित भंडारण है। हमारे भारत में खनिज पदार्थ का सुरक्षित मतलब बहुत सुरक्षित है और खनिज भंडारण है।
हमारे देश में प्राय सभी प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। और छोटा नागपुर का पठार तो वैसे खनिज पदार्थ की दृष्टि से आश्चर्यजनक है। वहाँ पे अनेक प्रकार के और पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थ के दृष्टि से इतना अधिक धनी है कि उसे विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो खनिज पदार्थ की दृष्टि से इतना धनी है कि उसे पूरे विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। पूरे भारत का 40% खनिज पदार्थ छोटे नागपुर के पठार में पाया जाता है। भारत कुछ खनिज पदार्थों में आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर यानी हमें किसी और दूसरे देश से लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ही वो खनिज पदार्थ इतना है कि हम उसमें आत्मनिर्भर हैं। और कुछ खनिज ऐसे हैं जिन्हें देश की आवश्यकता की पूर्ति पश्चात निर्यात किया जाता है। और कुछ खनिज पदार्थ ऐसे भी हैं कि हमारे देश में जब उनकी पूर्ति पर्याप्त हो गई, वो बच भी रहा, तो हम उन्हें दूसरे देशों में निर्यात कर सकते हैं और उससे विदेशी मुद्रा पा सकते हैं। खनिजों में उत्पादन में बिहार व झारखंड का अंश 37% है। भारत में खनिज उत्पादन में बिहार और झारखंड का अंश कितना? 37%। व पश्चिम बंगाल का अंश 22% तथा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ का अंश 16% है। अब हम देखते हैं खनिज पदार्थ में लौह अयस्क। अब लौह अयस्क क्या है? आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का आधार क्या है? लोहा है। क्योंकि आपने पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों में कि लोहा क्या है? हमारे सभ्यता की रीढ़ की हड्डी के समान है। क्योंकि आज के समय में छोटी से छोटी जैसे सुई से लेके बड़ी से बड़ी पानी में तैरते हुए जहाज, कारखाने, मशीनें आदि सब किससे बनते हैं? लोहे से बनते हैं। तो आज के सभ्यता के लिए लोहा हमारी क्या है? रीढ़ की हड्डी के समान है। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है, उसी प्रकार हमारी सभ्यता में किसका महत्व है? खनिज के मामले में लौह अयस्क का। अब लौह अयस्क क्या है? आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का आधार लोहा है। संसार के लोहा उत्पादक देशों में भारत का 8वां स्थान है। परंतु उत्कृष्ट यानी आप समझते हो अच्छी किस्म का लोहे की प्राप्ति में भारत का स्थान दूसरा है। वैसे तो लोहे के मामले में हमारे भारत का स्थान कौन सा? 8वें नंबर पर है। लेकिन उत्कृष्ट अच्छी किस्म के लोहे के लिए हमारे भारत में उसका स्थान क्या है? दूसरे नंबर का है। अब हम देखते हैं खनिज पदार्थ में हेमेटाइट। अब हेमेटाइट होता क्या है? लाल एवं भूरे रंग का होता है। ये भी खनिज है। इसमें धातु का अंश 60 से 70% होता है। इसमें क्या होता है? धातु का अंश 60 से 70% होता है। ये सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। ये कैसा? सर्वोत्तम मतलब अच्छे प्रकार का क्या है? लौह अयस्क है। भारत में अधिकांश लोहा इसी किस्म का मिलता है। हमारे भारत में अधिकांश लोहा हेमेटाइट यानी इसी किस्म का मिलता है। ये जलज सेलों में पाया जाता है। ये लोहा कहाँ पाया जाता है? जलज यानी पानी की वाली सेलों में पाया जाता है। अब दूसरा हम खनिज पदार्थ में बात करते हैं मैग्नेटाइट की। अब मैग्नेटाइट क्या होता है? ये काले रंग का चुंबकीय लोहा ऑक्साइड है। इसमें धातु का अंश 72% है तक होता है और ये आग्नेय सेलों में पाया जाता है। और ये कहाँ मिलता है? तमिलनाडु व कर्नाटक में मिलता है। इसी प्रकार आपकी बुक में सिडेराइट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, प्रादीपीय क्षेत्र, मैग्नीज अयस्क आदि के वितरण के यानी कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिलती सभी के बारे में दे रखा है। आपको इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी जानकारी है। इसके बाद मध्य भारतीय खदानें। मध्य भारतीय खदानों में इस क्षेत्र में भारत का 50% मैग्नीज का उत्पादन होता है। मुख्य खदानें महाराष्ट्र में भंडारा, रत्नागिरी व नागपुर, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, धार, झाबुआ, छत्तीसगढ़ के बस्तर, गुजरात के खेड़ा व पंचमहल और राजस्थान के उदयपुर व बांसवाड़ा में स्थित हैं। अब प्रादीपीय खदानें कहाँ है? कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़, चित्रदुर्ग,
चिकमंगलूर, शिमोगा, बल्लारी तथा तुमकुर जिलों में मैग्नीज आयस की क्या है, खदानें हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कड़पा तथा श्रीकाकुलम में मैग्नीज मिलता है। इसी प्रकार ये सभी खनिज पदार्थों का वितरण आपकी बुक में दे रखा है। अब हम देखते हैं खनिज पदार्थ में हम पढ़ते हैं अभ्रक के बारे में। अभ्रक क्या होता है? अभ्रक क्या है? अभ्रक भी एक खनिज पदार्थ है। ये पुरानी कायांतरित सेलों में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? पुरानी कायांतरित सेलों में पाया जाता है। ये परतदार तथा हल्का तथा चमकीला होता है। ये गर्मी तथा बिजली के लिए क्या होता है? कुचालक होता है। बहुत से उद्योगों में इसका उपयोग होता है, जैसे औषधि बनाने में, बिजली के संचालन में, टेलीफोन, रेडियो, वायुयान, मोटर परिवहन आदि उद्योगों में अभ्रक का क्या होता है? उपयोग किया जाता है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा? दूसरे नंबर पर है। विश्व का 26% अभ्रक भारत से ही प्राप्त होता है। पूरे विश्व का 26% अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? भारत से प्राप्त होता है। भारत में अभ्रक मुख्यतः बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान व कर्नाटक राज्यों से प्राप्त होता है। भारत का 60% अभ्रक बिहार और झारखंड से प्राप्त होता है। ये क्या है? अभ्रक है। अभ्रक के बारे में मैंने आपको बता दिया किसका कुछ अलग होता है, किस किस वायुयान, बिजली के तार, टेलीफोन आदि में इस्तेमाल किया जाता है। ये कायांतरित सेलों से प्राप्त होता है। ये परतदार तथा हल्का चमकीला होता है, कायांतरित सेलों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार तांबा अयस्क, बॉक्साइट, सोना, हीरा, ये क्या सब क्या है? खनिज पदार्थ हैं और इनका वितरण मैंने एक दो का आपको वितरण बता दिया। अब आपको आपकी बुक में से पढ़ना है। अब एक चलो मैं हीरे के बारे में बात करती हूँ। हीरा ये एक अत्यंत मूल्यवान खनिज है। इसकी खुदाई संसार में सर्वप्रथम भारत में हुई थी। हीरा क्या अत्यंत मूल्यवान, वो तो सभी जानते हैं कि हीरा सबसे महंगे धातु है, मतलब खनिज है। और इसकी खुदाई सबसे पहले कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। भारत का कोहिनूर हीरा विश्व विख्यात है। भारत में कोहिनूर, जैसे कि आपने कहीं पे भी सुना कोहिनूर हीरा क्या है? विश्व विख्यात, मतलब विश्व में इसका विख्यात है, यानी प्रसिद्ध है। भारत में हीरे की खदानें मुख्यतः मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना और छतरपुर जिले में हैं। भारत की प्रमुख खदानें हमारे मध्य प्रदेश में ही जबलपुर, पन्ना और सतना और छतरपुर जिले में हैं। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम है। सौभाग्यवश हीरा उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कैसा है? प्रथम है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम, गुट्टूर, कड़पा, कुर्नूल, कृष्णा व गोदावरी जनपदों तथा कर्नाटक के बेल्लीर जनपद में भी हीरा पाया जाता है। महाराष्ट्र में चांदा, उड़ीसा में संबलपुर और उत्तर प्रदेश में बांदा और मिर्जापुर जिले में भी हीरा पाया जाता है। चांदी चूने के पत्थर, एस्बेस्टस, क्रोमाइट, मैग्नेटासाइट, इल्मेनाइट, जिप्सम, जस्ता, मोनेजाइट नामक सीसा आदि भारत के अन्य खनिज हैं या अन्य खनिज पदार्थ हैं। अब खनिज पदार्थों का संरक्षण के बारे में हम बात करते हैं। मैंने बता दिया खनिज क्या होते हैं, प्रकार बता दिए, और अब वितरण एक दो जगह का मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद देख सकते हैं, आपकी बुक में दे रखा है। अब उनका संरक्षण के बारे में बात करते हैं। खनिज पदार्थ का संरक्षण हम निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। वातावरण प्रदूषित करने वाले पदार्थों का उपयोग बंद किया जाना चाहिए। जिससे वातावरण प्रदूषित होता है, ऐसे पदार्थों का क्या उपयोग बंद कर देना चाहिए। खनिज पदार्थों के विकल्प की खोज की जानी चाहिए कि और अधिक खनिज पदार्थ कहाँ मिल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर देश द्वारा खनिज पदार्थों के दोहन व उपयोग पर निगरानी रखे। संयुक्त राष्ट्र क्या करे? हर देश द्वारा खनिज पदार्थ के दोहन पर क्या रखे? उपयोग पर क्या रखे? निगरानी रखे।
प्रत्येक राष्ट्र ये समझे कि प्रकृति की ये संपदा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। जैसे कि संपदा जो प्रकृति ने हमें खनिज पदार्थ की संपदा दी है, केवल हमारे लिए नहीं है, हमारे आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भी है। तो हमें उनके लिए क्यों बचाना है, उसका अनावश्यकता पूर्वक दोहन नहीं करना है। इसलिए आर्थिक विकास की दौड़ में खनिज पदार्थ का दोहन सीमित कर दें, जिससे मानव व प्रकृति का संतुलन क्या बना रहे। प्रतिस्पर्धा के कारण मानवीय गुणों का ह्रास ना हो। विश्व बंधुत्व की भावना रखकर हर देश खनिजों के विकल्पों साधन तलाशे। ये सब क्या हो बता दी मैंने आपको, खनिज पदार्थ, प्रकार, वितरण एवं उनके संरक्षण के बारे में। देखिए शक्ति के साधन, प्रकार, वितरण। अब मनुष्य क्या है, एक क्रियाशील प्राणी है, उसे क्रिया करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। उसी प्रकार किसी भी शक्ति के साधन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो शक्ति के साधन में आप जैसे कि परिवहन के साधन आदि को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, पेट्रोल, डीजल, तो वो उनके लिए क्या कहलाते हैं, शक्ति के साधन कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रारंभ में मनुष्य को ज़्यादा शक्ति के साधनों का क्या ज्ञान नहीं था, केवल किस किस का ज्ञान था, पशु द्वारा वो अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। कि हवा का प्रवाह, हवा में भी एक प्रकार की शक्ति होती है, प्रेशर होता है। जल प्रवाह, ये भी एक प्रकार का जल में भी एक प्रेशर या पानी कहीं एक जगह से प्रेशर से निकलता तो उसमें भी शक्ति लगती है प्रवाह के रूप में। तो जल प्रवाह आदि का शक्ति का उपयोग आराम से ही किया है। वर्तमान युग में औद्योगिक विकास का समय है, लेकिन आज के युग में क्या औद्योगिक विकास का समय है। नए नाना प्रकार के उद्योगों का क्या विकास चल रहा है, जिसमें मशीनों का संचालन एवं परिवहन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में कोयला, खनिज तेल व विद्युत शक्ति साधन आधारभूत संसाधन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। इन शक्ति संसाधनों की उपलब्धता व उपयोग दोनों ही आर्थिक विकास के लिए कैसी हैं, आवश्यक हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मानव अपनी विविध क्रियाओं हेतु शक्ति के जिन स्रोतों का उपयोग करता है वे शक्ति के साधन कहलाते हैं। प्राकृतिक पे आधार पर शक्ति साधन दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर शक्ति के साधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्षयशील साधन, नंबर 2 नवकरणीय साधन। क्षयशील साधन वे साधन हैं जो भूगर्भ में सीमित अवस्था में हैं तथा उपयोग के साथ समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला का उपयोग एक बार करने के बाद वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि क्या है, क्षयशील साधन है, इनका एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाती हैं। अब नवकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनके समाप्त होने का वह नहीं है। जैसे विद्युत यानी लाइट, ऐसा तो नहीं है कि सीमित ही है, बस ये जला लो इसके बाद लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका विकास होता जा रहा है। तो ये क्या है, नवकरणीय, इनका दोबारा इन्हें बनाया जा सकता है। तो ये कौन सा साधन कहलाएगा, विद्युत साधन, नवकरणीय साधन। पवन ऊर्जा यानी वायु के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वो अगर वो समाप्त भी हो गई तो हम उसे दोबारा बना सकते हैं। और सौर शक्ति यानी सूर्य, सोलर पैनल वगैरह होते हैं, अगर वो उनका चार्ज खत्म हो जाए तो हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे साधन इनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं या दोबारा बना सकते हैं, तो वो साधन नवकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब वर्तमान में शक्ति के साधन सर्वगुण विकास के आधार हैं। सभी विकास के लिए शक्ति के साधनों की बहुत अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। कृषि, उद्योग, परिवहन एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों का संचालन शक्ति के साधनों की उपलब्धता पर ही आधारित है। कृषि यानी खेती के लिए जब हम सिंचाई करते हैं, ये फिर ट्रैक्टर चलाते हैं खेत में, या खेत जोतते हैं, जो भी करते हैं, तो ट्रैक्टर में भी क्या शक्ति का साधन डीजल लग रहा है। और सिंचाई करने के लिए जो मोटर की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मोटर द्वारा यानी विद्युत शक्ति के साधन द्वारा। तो ये सब क्या है, शक्ति के साधन के ऊपर ही डिपेंड करता है। कृषि है, उद्योग है, परिवहन साधन एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों का संचालन शक्ति के साधनों की उपलब्धता पर ही आधारित है।
क्षयशील साधन जहाँ अपनी उपयोगिता के कारण महत्वपूर्ण हैं, वहीं समाप्त होने की आशंकाओं ने भी उन्हें और भी महत्वपूर्ण बना दिया। क्षयशील साधन जो मतलब एक बार में समाप्त हो जाते हैं, वो महत्वपूर्ण तो है क्योंकि उनकी सीमित पदार्थ या सीमित साधन है हमारे पास, लेकिन उनकी उपयोगिता ने भी उन्हें क्या बना रखा है, महत्वपूर्ण बना रखा है। और वहीं समाप्त होने की आशंकाओं ने भी उन्हें और महत्वपूर्ण बना दिया है। नवकरणीय पदार्थ साधनों में भविष्य के प्रति सतत उपलब्धता की आशा है। नवकरणीय जैसे इनका पुनर्निर्माण हो जाए, ऐसे साधनों में भविष्य के प्रति दोबारा बनने के लिए क्या है, सतत उपलब्धता की आशा है। मानव शक्ति के इन साधनों के प्रति अत्यधिक ललित है, मतलब उत्साहित है, मतलब उन्हें और बनाना और करना, क्योंकि आज के समय में बिजली लाइट का पल पल कितना उपयोग होता है, तो उन्हें लगे ही हुए हैं वो काम में, नई बिजली उत्पादन में। इससे इनकी उपलब्धता अति महत्वपूर्ण हो गई है। भारत में शक्ति के साधनों का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र गति से विकास हुआ। सरकार देश की शक्ति के साधनों की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ बनने हेतु सतत प्रयत्नशील है। इसके बिना देश की औद्योगिक उन्नति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा असंभव है। औद्योगिक उन्नति और राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसे कि हम हथियार वगैरह भी, हमारे हथियार बनते हैं, जैसे कि मशीनें वगैरह जो भी बिजली के थ्रू या किसी डीजल के थ्रू या पेट्रोल के थ्रू जाती हैं, तो वो भी सुरक्षा की दृष्टि से वो भी क्या है हमारे लिए जरूरी है। भारतीय इस्पात खान एवं ईंधन मंत्रालय इस दिशा में प्रयासरत हैं। भारतीय इस्पात खान एवं ईंधन मंत्रालय इस दिशा में क्या है, प्रयासरत हैं। भारत में शक्ति के साधनों का वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। भारत में शक्ति के साधनों की वर्तमान स्थिति किस प्रकार है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत, ये क्या है, पारंपरिक हैं। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत गैस। अब गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से? सौर ऊर्जा, जिनका मतलब पहले से ही इस्तेमाल होता नहीं आ रहा है, अब भी अपन ने उनका इस्तेमाल शुरू करा है। पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। और पारंपरिक मतलब पहले से ही क्या आ रहा, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत। कोयला क्या है? आधुनिक औद्योगिकरण के शुभारंभ एवं विकास का श्रेय कोयला को ही जाता है। कोयला को उद्योग धंधों की जननी कहा जाता है। अब कोयले के भी कई प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 एंथ्रेसाइट, ये सर्वोत्तम कोयला है। दूसरा बिटुमिन्स, ये द्वितीय श्रेणी का कोयला है। तीसरा भूरा लिग्नाइट, ये घटिया किस्म का कोयला है। चौथा पीट, ये कोयले का प्राथमिक रूप है। भारत में कोयले का उत्पादन एवं भंडारण, भारत का कोयला उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। चीन व संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का स्थान है कोयले के मामले में। कोयला उत्पादन का क्षेत्र नंबर 1 गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्सरी कोयला क्षेत्र है। अब हम देखते हैं खनिज तेल के बारे में। खनिज तेल के बहुत बढ़ते उपयोग और महत्व के प्रमुख कारण हैं, जैसे इसकी ढुलाई यानी एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से किया जा सकता है। इसका प्रत्येक अंश उपयोगी है। कोयले की अपेक्षा इसकी यंत्र संचालन शक्ति कैसी होती है? अधिक होती है। इसके प्रयोग में श्रम कम लगता है। खनिज तेल के प्रयोग में श्रम यानी मेहनत कम लगती है। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, भारत में खनिज तेल की खोज सन 1890 में हुई थी तथा सन 1899 में असम राज्य में इसका उत्पादन आरंभ हुआ। इसी प्रकार असम तेल क्षेत्र, ये भारत का सबसे पुराना खनिज तेल क्षेत्र है। गुजरात तेल क्षेत्र, गुजरात तेल क्षेत्र की पेटी सूरत से लेकर राजकोट तक फैली हुई है। समुद्र मगन अपतटीय तेल क्षेत्र, धरातलीय क्षेत्रों के अत्यधिक समुद्र मग्र अपतटीय क्षेत्रों में तेल मिलता है। मुंबई नगर से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित मुंबई हाई भारत का प्रमुख तेल क्षेत्र है। खनिज तेल का उत्पादन एवं भंडारण, भारत में तेल का उत्पादन आवश्यकता से बहुत कम। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद देश में खनिज तेल के उत्पादन में निरंतर क्या हुई है? प्रगति, यानी बढ़ता रहा है, प्रगति होती रही है।
प्राकृतिक गैस ऊर्जा का एक उपयोगी संसाधन है। इसकी मांग निरंतर क्या बढ़ रही है। प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ने के निम्नलिखित कारण भी हैं। नंबर 1 आता है, इसका उत्पादन एवं वितरण आसान व कम खर्चीला होता है तथा संचय के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इसके 4 कारण दे रखे हैं। अपने प्राकृतिक रूप में भी ये ज्वलनशील है। विद्युत शक्ति, ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोतों कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की तुलना में विद्युत अनेक विशेषताओं के कारण अधिक उपयोगी शक्ति संसाधन है। अब विद्युत उत्पादन, स्वतंत्रता के बाद देश की विद्युत उत्पादन तीव्र गति से हुआ है। स्वतंत्रता के बाद तो भारत में विद्युत उत्पादन कैसा हुआ, तीव्र गति से या तेजी से हुआ है। हम देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, शक्ति संसाधनों का संरक्षण देखते हैं कि शक्ति के साधनों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। क्षयशील स्रोतों पर आधारित ऊर्जा का उत्पादन सीमित किया जाए। ऊर्जा के नवकरणीय स्रोतों का तीव्रता से विकास किया जाए। जैसे हम पैदा कर सकते हैं उसे तीव्रता से विकास किया जाए, जैसे विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का। देश में उत्पादित होने वाली ऊर्जा का समुचित वितरण सुनिश्चित हो ताकि ऊर्जा का ह्रास न हो। इसी प्रकार इसके 5 संचारण हेतु उपाय हैं। अब हम देखते हैं अध्याय 2, भारत के संसाधन सेकंड के सही विकल्प। भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है, तो भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है। नीली क्रांति का संबंध मैंने आपको पाठ में समझाया था क्रांति के बारे में। तो नीली क्रांति किससे संबंध रखती है, पानी से, और पानी में क्या होता है, मछली उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध किससे, मछली उत्पादन से। लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, लौह अयस्क का क्या प्रकार नहीं है, बॉक्साइट। मध्य प्रदेश किस खनिज उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। मैंने बताया था मध्य प्रदेश में हीरा, पन्ना, सतना, छतरपुर आदि में हीरा सर्वोत्तम भारत में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश में। तो किसमें आएगा, हीरा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पीत क्रांति का संबंध, पीत क्रांति यानी पीला, पीला क्या होता है, खाद्यान्न तेल। तो पीत क्रांति का संबंध किससे होगा, खाद्य तेल और तिलहनी फसलों से। श्वेत क्रांति द्वारा भारत में किसको बढ़ावा मिला है, श्वेत यानी दूध, तो किसको मिला, दुग्ध व्यवसाय को या दूध उत्पादन को। प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य है मध्य प्रदेश। इसी प्रकार आपका होमवर्क है, सही जोड़ियाँ मिलाएंगे, ये आपको खुद मिलाना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में से खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य, रबी व खरीफ में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में क्या अंतर है, औषधीय उद्यान विधि के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, खनिज पदार्थ का क्या महत्व है। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा गया है, समझाइए। अभ्रक क्या उपयोग है, भारत में अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। लोहे के उपयोग पर प्रकाश डालते हुए भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये आपका इस अध्याय 2 का होमवर्क है। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करें और ग्रुप में व्हाट्सएप पे सेंड करें। थैंक यू।